Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So today we will continue with our first chapter of Standard 7 EVS 1. So that I had explained all of you previous part, that is adaptation in various plants like desert plants, the living world adaptation and classification. मैंने ये पूरा प्लांट्स का जो एक्वेटिक प्लांट्स का है एडाप्टेशन, डेजर्ट प्लांट्स का एडाप्टेशन आपको एक्सप्लेन पहले वाले वीडियो इस पार्ट में एक्सप्लेन किया है। अब सेकेंड पार्ट में मैं आपको आगे का लेसन बताती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया है। तो एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नो रीजन से ये सेकेंड पार्ट का वीडियो अभी शुरू हो रहा है। क्या होता है इसमें, स्नो रीजन्स यानी जो जहाँ पे बर्फबारी होती है ना, वहाँ के जो झाड़ है उनमें क्या क्या अनुकूलता आई है उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। इन वॉट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन स्नो रीजन। जो झुकी हुई ब्रांचेस होती है ना प्लांट्स की, वो कैसे काम आती होगी जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे पेड़ों में। प्लांट्स ऑफ स्नो रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफरस लाइक देवदार एंड पाइन। जहाँ जो कॉनिफरस रीजन्स होते हैं, कॉनिफरस मतलब जहाँ पे ज़्यादातर ऐसे पेड़ जिनका आकार कोन जैसा होता है। देखो ये कोन जैसा है ना, देवदार ट्री दिखाया गया है, वो कोन जैसा आकार है इसका। तो ऐसे झाड़ जो होते हैं उनको कॉनिफरस ट्रीज ऐसे कहा जाता है। तो उनमें क्या होते हैं, झुकी हुई डंडियाँ होती है, ब्रांचेस होती है। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। झुकी हुई ब्रांचेस की वजह से वो कोन की शेप में होते हैं ये झाड़। इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन्स देयर कॉनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत हावी हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पे क्या करती है ना, ये झुकी हुई जो ब्रांचेस होती है उसकी वजह से जो बर्फ़ जमा होता है ट्रीज़ पे वो नीचे फिसल के गिर जाता है। ओके, एडाप्टेशन तो ये है, एडाप्टेशन यानी झुकी हुई जो ब्रांचेस है वो हुआ एडाप्टेशन प्लांट ट्रीज़ का जहाँ पे बर्फबारी होती है। अब देखते हैं हम एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब क्या अनुकूलता है जो जंगल के झाड़ होते हैं उनमें। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। कई प्रकार के छोटे छोटे झाड़, पौधे, जड़ी बूटियाँ, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ के रूप में फॉरेस्ट में, जंगलों में होती है। दिस प्लांट्स कम्पीट अगेंस्ट देमसेल्फ फॉर सनलाइट। और ये सब जो अलग अलग प्रकार होते हैं झाड़ों के, पेड़ों के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं कि किसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा। Hence trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. इस वजह से क्या होता है ना, उनका हाइट बहुत बढ़ जाता है। सनलाइट के लिए उनमें कंपटीशन होता है, इसलिए वो बहुत ऊंचे बढ़ते हैं। वो बहुत हाइट में ज़्यादा होते हैं जो जंगल के झाड़ होते हैं। Spring like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. कुछ आपको स्प्रिंग जैसे जो बेलें होती है ना, उनमें स्प्रिंग जैसा ऐसा कुछ आपको दिखेगा लिव्स में से या ब्रांचेस में से निकलते हुआ। तो वो किस लिए होता है, जो बेल तो खुद चढ़ नहीं सकती है झाड़ के ऊपर, तो उसको किसी ना किसी चीज़ का आधार चाहिए। और पेड़ में कौन जाके बांधेगा ना क्लाइंबर्स को, तो वो खुद ही ऐसे डेवलप हो जाती है। टेंड्रिल्स यानी ऐसा स्प्रिंग जैसा धागे जैसा निकलता है उनकी ब्रांचेस में से, और वो कुछ आधार पकड़ लेती है और फिर वो बेलें ऊपर चढ़ती है झाड़ के ऊपर। अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब ग्रासलैंड यानी क्या होता है, ग्रासलैंड वो जगह होती है जहाँ पे घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, उसको ग्रासलैंड कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या अनुकूलता होती है झाड़ों की। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। कई अलग अलग प्रकार की घास पाई जाती है ग्रासलैंड्स में। फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। उनके जो फाइबरस रूट होते हैं घास के, उसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो उड़ के नहीं जाती है, बारिश में बह के नहीं जाती है। उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन फाइबरस रूट्स की वजह से ग्रासलैंड्स में होता नहीं है, कम होता है।
ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। जो घास इक्वेटोरियल रीजन, अब इक्वेटर जो है हमारे अर्थ का, वो उस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो घास होती है वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती है हाइट में। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। इक्वेटोरियल रीजन की घास इतनी ऊंची होती है कि उनमें जो एनिमल्स है, जैसे शेर हुआ, हाथी हुआ, हिरन हुआ, ये आसानी से उनमें छुप सकते हैं। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट। जबकि जो बहुत ठंडी जगह होती है, वातावरण में ठंडी जो जगह होती है, तो उन जगहों पे जो घास होती है वो बहुत हाइट में छोटी होती है। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। तो जैसे खरगोश होता है, वैसे एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, खरगोश जैसे एनिमल्स छोटे हाइट वाले ग्रासेस के एरियाज में आपको देखने के मिलेंगे। वास्ट मेडोज आर फाउंड इन द हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। घने जंगल आपको दिखेंगे घास के कई जगहों पे, जैसे जहाँ पे हिल्स है और प्लेन है, उन जगहों पे। ओके, observe and discuss. Observe and note down the adaptation in the parts of the plants like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapevine, etc. and other plants in your surroundings. अभी इन्होंने क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। ये जो यहाँ पे इतने प्लांट्स दिए हैं ना, जैसे पोटैटो का हो गया, मूंगफली का हो गया, याम, सूरन का हो गया, वाटर हाइसेंथ, बबूल, गाजर, ऑनियंस, इतने जो दिए हैं, इनमें आपको क्या अलग दिखाई देता है प्लांट्स में, उनकी क्या अनुकूलता है, वो आपको इन्होंने देखने के लिए बोला है। अब देखना है एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब खाना जो बनता है प्लांट्स में, वो हर प्लांट बनाता नहीं है। हाँ, हर प्लांट अपना खाना बनाता नहीं है। तो वो जो प्लांट्स जो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसे खींचते हैं, कैसे दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके उनका खाना वो खींचते हैं, उसके बारे में क्या अनुकूलता होती है उन प्लांट्स की, वो हमें भी देखना है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफिक। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपको ज़मीन में दिखेंगे। ओके, कई प्रकार के अलग अलग प्लांट्स आपको ज़मीन पे देखने मिलेंगे। हाउएवर प्लांट्स लाइक डॉडर आर पैरासाइट। जबकि ऐसे प्लांट जिसको डॉडर कहा जाता है, यहाँ पे फिगर 1.8 में दिखाया भी गया है, कुस्कुटा ऐसा उसको बोला गया है। तो ये ऐसा प्लांट है जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट। पैरासाइट यानी परजीवी, दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए उसको पैरासाइट ऐसा बोला जाता है। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। अब ये जो प्लांट होता है डॉडर का, ये जो पत्ते, हरी डंडी, ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं है हाँ डॉडर प्लांट। ये जो येलो येलो वायर जैसा आपको दिख रहा है, ये है डॉडर प्लांट। ओके, येलो कलर का जो आपको ऐसा बेल जैसा दिख रहा होगा, धागेदार ऐसा, वो है डॉडर प्लांट। उसकी कोई पत्तियाँ नहीं होती है। ओके, पत्तियाँ नहीं होती है डॉडर प्लांट की। द इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब पत्तियाँ जब होती नहीं है डॉडर प्लांट की, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन और सनलाइट के उपस्थिति में वो जो खाना बनता है पौधों में, झाड़ों में, वो बनता ही नहीं है। अब खुद का खाना ये झाड़ बना नहीं सकता है, तो अब लेकिन खाना तो चाहिए ना बढ़ने के लिए, तो कैसे बढ़ेगा। हाउएवर इट हैज़ पास्टोरियल रूट्स फॉर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। अब जिस झाड़ पे ये बढ़ता है, जो भी झाड़ पे ये डॉडर प्लांट बढ़ता है, उसका खाना ये अपनी रूट्स से, जड़ों से खींच लेता है। These roots penetrate up to the conducting vessel of the host plant to absorb water and food. तो वो जो जड़ें होती है डॉडर प्लांट की, वो क्या करती है, पानी और फूड खींच लेती है दूसरे प्लांट का जिसके ऊपर वो बढ़ता है। इसीलिए उसको हॉस्टोरियल प्लांट या ऐसा, उसके हॉस्टोरियल रूट से ऐसा कहा जाता है। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगाई जो होता है उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, हरा पदार्थ जो होता है ना, वो भी नहीं होता है, और उसमें फोटोसिंथेसिस, खुद का खाना भी वो फंगाई बना नहीं पाता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाइक
भाकरी एंड ब्रेड। तो उनको खाना कहाँ से मिलता है? तो वो अपना खाना ऐसे फंगाई कहाँ से उनको मिलता है? जो खाने के पदार्थ होते हैं जैसे भाकरी हुआ या ब्रेड हुआ, उनसे वो जिनमें स्टार्च होता है उनमें से वो खींचते हैं। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो भी अपना खाना दूसरे चीज़ों में से जैसे भाकरी ब्रेड जिनमें स्टार्च होता है ऐसे खाने की चीज़ों में से खींच लेते हैं अपने जड़ों के द्वारा। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। अब जो झाड़ होते हैं उनके लिए ये खनिज का होना ज़रूरी होता है उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कौन से खनिज? नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रॉसेरा, sundew, Venus flytrap, peacher plant, etc. fulfill their need for nitrogen by consuming insect. अब क्या होता है ना, हर जगह तो ये सारे खनिज आपको प्लांट्स को मिलेंगे नहीं, हर जगह की सॉइल एक जैसी होती नहीं है। तो ये जो प्लांट्स है ड्रॉसेरा, ये फिगर 1.9 में दिखाया गया है वीनस फ्लाईट्रैप। वो क्या करते हैं ना, अगर वो ऐसे ज़मीन में है जहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम उनको मिल नहीं रहा है, तो वो जो इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठते हैं उनको वो खा लेते हैं और इस प्रकार उनका नाइट्रोजन का जो नीड है, भूख है, वो पूरी हो जाती है। उनको नाइट्रोजन उन प्लांट्स को इंसेक्ट्स खा के मिल जाता है। एडाप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड होल्ड देम कैप्टिव। तो उनमें ऐसे प्लांट्स में जो जैसे वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, तो उनमें क्या अनुकूलता है, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। माई फ्रेंड द इंटरनेट collect information about the plant adaptations from the website like www.mbgnet.net। तो अगर आपको प्लांट्स के एडाप्टेशंस के बारे में और जानकारी जाननी है तो ये जो वेबसाइट दी है इस पर जाके आप कोई भी प्लांट्स की जानकारी, एडाप्टेशन उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, अब देखना है एडाप्टेशन इन एनिमल्स। यहाँ तक हम प्लांट्स का एडाप्टेशन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अनुकूलता जानवरों की उनके अपने अपने वातावरण में की। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। आपके घर के आसपास जो भी एनिमल्स आपको दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। अब क्या करना है आपको, जो आपके फ्रेंड्स ने भी लिस्ट बनाई होगी उनको, उनकी लिस्ट और आपकी लिस्ट को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। और वो एनिमल्स कैसे कैसे अलग है, उनमें क्या विविधताएं हैं, वो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। डिस्कस द हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वर्टिब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स एक्सेट्रा। उनका अब अपने क्या क्या डिस्कस करना है। जो भी एनिमल्स की लिस्ट आपने बनाई है उनकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी है, उनके पंख है, उनका फेफड़ा कैसा है, गलफड़ा कैसा है, पूंछ कैसी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल। अब जो ज़मीन पे आपको एनिमल मिलेंगे देखने के लिए और जो पानी में एनिमल्स होते हैं उनमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी आपको डिस्कस करनी है। As compared to terrestrial animal, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes। अगर आप तुलना करें जो पानी में के एनिमल्स होते हैं उनकी ज़मीन पे के एनिमल्स से, तो आपको पता चलेगा जो पानी में के एनिमल्स हैं वो काफ़ी सारे उनमें चेंजेस आए हैं, उनमें काफ़ी सारे एडाप्टेशंस यानी अनुकूलता आई है अगर कंपेयर टू जो ज़मीन पे के एनिमल्स है उनसे ज़्यादा। ओके, फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। जो मछलियाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, पपड़ी जैसी स्किन उनकी होती है ना, और फिन्स होते हैं, उनके पंख पहने, उनको तैरने के लिए जो पंख लगते हैं वो होते हैं, है ना। पूरी बॉडी पे उन पे द बॉडी टेपर्स टूवर्ड बोथ इट्स एंड। दोनों तरफ से उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, ऐसी छोटी छोटी होती है, बीच में मोटी होती है और एंड की तरफ दोनों साइड से छोटी छोटी होती जाती है। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड बोथ इट्स एंड लाइक अ स्पिंडल। जो धागे का जो बंडल होता है उसके जैसा उनका शेप होता है ना। फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। फिश जो होती है, मछली जो होती है, वो कैसे सांस लेती है, वो सांस लेती है अपने गलफड़े से। अब गलफड़ा ऐसी चीज़ होती है जो पानी में का ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर खींचती है। और क्योंकि फ़िश का तो नोज़ होता नहीं है लेकिन ऑक्सीजन तो लगेगा, तो वो ऑक्सीजन
गलफड़ा जो होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है वाटर में से। दे हैव देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनकी जो पलकें होती है मछलियों की वो कैसे ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट, उनके बॉडी के अंदर, फिश के बॉडी के अंदर हवा की ऐसी नलियाँ होती है, हवा की नलियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो आसानी से तैर पाती है। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ फ्रॉग, डक एंड टॉर्टॉइज। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो बॉडीज होती है कैसी बॉडी होती है, मेंढक की, बतख की, कछुए की, वो आपको देखना है। ऑफ व्हाट यूज देयर लेग्स, यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स, कैसे वो तीनों ही जो एनिमल्स है वो अपने अपने पैरों को कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट हेल्प्स फ्रॉग टू ब्रीथ इन द वाटर, तो जो मेंढक होता है वो पानी के अंदर कैसे सांस लेता है। ऑफ व्हाट यूज आर लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग, तो जो पीछे के पैर होते हैं, फ्रॉग के 4 पैर होते हैं, सामने के छोटे और पीछे के बड़े। तो वो जो बड़े पैर क्यों होते हैं मेंढक के, वो भी आपको थोड़ा सर्च करना होगा। वाई डजंट अ डक गेट वेट इन वाटर, जो बतख होता है वो पानी में तैरता है लेकिन वो कभी गीला नहीं होता है, ऐसा क्यों। देखो जो फ्रॉग होता है ना वो अपने स्किन की हेल्प से ऑक्सीजन खींच लेता है पानी में का, और इसलिए वो पानी में सांस ले सकता है। और जब वो बाहर ज़मीन पे होता है तो उसकी नाक तो होती है, वो नाक में से सांस लेता है। जो उसके लेग्स होते हैं तो सामने वाले छोटे और पीछे वाले बड़े, पीछे वाले बड़े होने की वजह से उसको ना ऐसे जंप करने के लिए हेल्प मिलती है, इसलिए वो ऐसे कूदता है एक जगह से। क्यों, क्योंकि उसके बड़े पैर हैं पीछे के, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कूद पाता है। तो डक जो होता है ना, 4th क्वेश्चन जो है, जो बतख होता है उसके जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट तो होते ही हैं और उनके ऊपर आपने अगर देखा होगा तो वो हमेशा खुजली करते रहता है अपने चोट से। तब क्या होता है, जैसे ही वो बतख खुजली करता है अपने पंख के ऊपर तो उस टाइम पे ऑयल निकलता है उसकी बॉडी से और पूरी पंखों पे वो लग जाता है, इस वजह से कभी भी बतख गीला नहीं होता है। ओके, एज फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। अब जो बतख और फ्रॉग यानी मेंढक हो गया, उनके जो पैर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है झिल्लीदार मतलब उंगलियों के बीच में पतली सी स्किन की लेयर होती है। ओके, फिगर 1.11 में आप देख सकोगे वेब टोज कैसे होती है। तो वेब टोज की वो कैसे उनको मदद होती है, जैसे ओर होता है ना, ओर मतलब क्या, जो आपने अगर देखा होगा जो नाव होती है, पानी में जो नाव होती है उसको आगे जाने के लिए एक लकड़ी का डंडा यूज़ होता है। तो वो लकड़ी का डंडा जो होता है उसको ऐसे वो फैला के मारते हैं पानी में, और क्या होता है फिर वहाँ से वो नाव आगे जाती है। तो वो जो लकड़ी का डंडा होता है तो उसको बोलते हैं ओर। ओके, तो ओर जैसे बतख और जो मेंढक होता है उसके पैर होते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड लाइक डक एंड वाटर हेन, जो पानी में की ये होती है, पानी में की जो हेन होती है उसको वो और जो बतख होता है उनके पंखों के ऊपर मोम जैसा ऐसा कोटिंग भी होता है। वेब टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजीली थ्रू द वाटर। वेब टोज यानी मैंने अभी आपको बताया, झिल्लीदार ऐसे उनके पैर होते हैं, स्लिप होने वाले होते हैं, काफ़ी स्मूथ स्किन होती है, और उनका जो सिर होता है वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस वजह से वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। अभी मैंने आपको जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे पहले वाले पेज में, उन्हीं आंसर्स में आपको मैंने बताया था कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है।
जब वो ज़मीन पे होता है तो वो अपने नाक से फेफड़ों में हवा खींच अंदर बाहर कर सकता है, सांस ले सकता है। लेकिन जब वो पानी में होता है मेंढक, तब वो अपने स्किन से सांस लेता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग ग्रास। जो उसके टिपिकल कलर्स होते हैं ना फ्रॉग के, जैसे एल्गी कलर आता है, उसमें ग्रीन कलर आता है, ब्लैक कलर आता है ना, जैसे तो कीचड़ जैसे कलर होते हैं उसके, है ना, तो उस वजह से क्या होता है वो आसानी से छुप सकता है घास में वगैरह। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर अडेप्टेशन। अब जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह पाते हैं और ज़मीन पे भी, उनकी क्या अनुकूलता है और वैसे कौन से और एनिमल्स हैं वो आपको देखना है, खोजना है, और कौन से एनिमल्स हैं। अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड एनिमल्स। अब क्या क्या अनुकूलता होती है जंगल में के एनिमल्स की और जो घासीले पठार होते हैं वहाँ के एनिमल्स की अनुकूलता आपको भी अगले वाले सेक्शन में पढ़नी है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो जंगल होते हैं वहाँ पे बड़े जो carnivorous animals like wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey. जंगल में कौन से एनिमल होते हैं? कार्निवोरस, यानी दूसरे एनिमल को खा के जीने वाले एनिमल्स, उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स कौन से जैसे जंगली कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, शेर, सिंह, ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जो 4 पैरों पे जोर से भागते हैं और अपने शिकार को पकड़ के वो खाते हैं। They have claws and their canine teeth are sharp and pointed. उनके पंजे जो होते हैं वो काफ़ी क्या तीक्ष्ण होते हैं और नोकीले होते हैं, है ना, तेज़ और नोकीले होते हैं। What is the function of such teeth? उनके जो दांत होते हैं वो भी काफ़ी नोकीले होते हैं। तो वो अपने शिकार को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए उन टीथ का इस्तेमाल, दांत का इस्तेमाल करते होंगे। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज। जो टाइगर होता है, बाघ होता है, उसके जो पैर होते हैं वो देखे होंगे अगर आपने, तो गद्देदार पैर होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से उसको क्या हेल्प होती है? दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। क्या करता है? गद्देदार पैर होने की वजह से पैर की आवाज़ नहीं होती है शेर के, है ना, और वो आसानी से अपने शिकार के पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ सकता है। द आइज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो ऐसे कार्निवोरस एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो उन एनिमल्स की जो आँखें होती है ना वो उनके सिर में होती है, सामने होती है। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। सामने होने की वजह से आँखें उनको बहुत दूर से ही उनका शिकार दिख जाता है। द आइज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड। जो हर्बीवोरस यानी घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, तो वो जानवर जो होते हैं उनके जो फोरहेड, माथा होता है, या फिर सिर के दोनों साइड में उनकी आइज होती है। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। साइड में आँखें होने की वजह से उनको बहुत दूर तक, एक एंगल तक उनको दिखता है कि कहीं शिकारी तो नहीं है। Their legs are long and tapering with strong hooves. वो ये जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो घास फूस खाने वाले होते हैं, उनके पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और थोड़े से नीचे से टैपरिंग होते हैं, छोटे छोटे, ऊपर बड़े और नीचे छोटे छोटे होते जाते हैं, और उनके जो पंजे होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, उनको छलांग मारने के लिए मदद होती है। डियर ब्लैक, देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स, their long and freely moving ears can receive sounds from long distances and different directions. हर्बीवोरस के एनिमल्स की अगर आपने देखी होगी तो कान जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, इस वजह से काफ़ी दूर से ही उनको दूर की आवाज़ भी वो सुन सकते हैं। Deer and black bucks have colors that merge with their surrounding.
जो हिरन होता है और काला हिरन भी होता है एक, उनका ऐसा कलर होता है जो अपने आसपास के वातावरण में घुल जाता है. द टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल. हर्बीवोरस एनिमल्स के ऐसे दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कोई भी पार्ट ट्रीज का खा सकते हैं. एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. अब जो डेजर्ट यानी रेत के जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या अनुकूलता है वो देखना है. डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज बाय सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जहाँ पे रेत वाली ज़मीन होती है, रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत कमतरता होती है. हेंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. इसीलिए जहाँ पे रेत होती है वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, वहाँ के एनिमल्स की स्किन बहुत मोटी होती है, जाड़ी होती है. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स. उनके जो लेग्स होते हैं, पैर काफ़ी लंबे होते हैं और नीचे की जो उनके पैर की चमड़ी होती है वो भी गद्देदार होती है. द नॉस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन. उनका जो नाक होता है वो स्किन के फोल्ड से, नाक के ऊपर स्किन के फोल्ड्स होती है, इस वजह से वो प्रोटेक्टेड, उनका नाक का संरक्षण होता है. द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक. उनकी जो पलकें होती है डेजर्ट एनिमल्स की, वो काफ़ी ऐसी घनी होती है और लंबी होती है. रैट, स्नेक, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स इन डेजर्ट लिव इन डिप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट टाइम. जो ऐसे एनिमल्स हैं रेत में के, जैसे चूहा हो गया, सांप हो गया, स्पाइडर्स हो गए या फिर कोई छिपकली हो गई, ये क्या करते हैं, दिन में तो चुपचाप अपने बिल में बैठे रहते हैं और रात में वो बाहर निकलते हैं. ओके, तो ये है अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नो रीजन. अब जो एनिमल्स होते हैं बर्फीली जगहों में के, उनमें क्या अनुकूलता है वो देखते हैं. फ्रॉम द इंटरनेट download images of animals like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dog and snow leopard. Compare these images with those of similar animals from tropical forest. अब जो यहाँ पे एनिमल्स बताए गए हैं स्नो रीजन के, यानी जहाँ पे बर्फीली जगह होती है, वहाँ के एनिमल्स को आपको कंपेयर करना है उन एनिमल्स से जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. ओके, ज़्यादा टेम्परेचर वाले एनिमल्स और कम टेम्परेचर वाले एनिमल्स को आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है. और वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर और द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. अब जो बर्फीली जगह होती है वहाँ के एनिमल्स कैसे होती है, एक तो उनका कलर जो होता है वो थोड़ा सिल्वर कलर की तरफ होता है. उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी लंबे घने होते हैं. हाँ, स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफ़ी लंबे और घने होते हैं. हाउ आर दीज यूजफुल टू देम. देखो, लंबे और घने बाल होने की वजह से और जब कम तापमान होता है तो वो स्वेटर तो पहनने से रहे, तो ऐसा जो उनका स्किन होता है जिनमें लंबे लंबे बाल है और काफ़ी घने हैं, तो वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं. अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. अब उन एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है जो हवा में रहते हैं. कैन यू टेल व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स. जो व्हीकल्स होते हैं और जो एरोप्लेन होता है, उनमें क्या अंतर है. अलग अलग वाहन होते हैं, है ना, सबको पता है. उन वाहनों में और हवाई जहाज़ में क्या फ़र्क है. वाहन रोड पे चलता है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है. द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स also minimizes the resistance of air while flying. क्या होता है ना, जो ऐसा स्पिंडल बंडल, धागे का जो बंडल जैसा शेप होता है बर्ड का, उस वजह से क्या होता है वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. विथ हॉलो बोन्स, अ बॉडी covering of feathers and modification of 4 legs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. अब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा वो पंख अच्छे घनेदार उनके पंख होते हैं. तो ये पंख ही है जो मॉडिफाई हुए हैं. ओके, मॉडिफिकेशन है उनमें, यानी यही उनकी अनुकूलता है कि उनके सामने वाले पैर कन्वर्ट हो गए. किस में कन्वर्ट हो गए, पंखों में. तो इस वजह से वो आसानी से
हवा में उड़ सकते हैं। द बॉडी इंसेक्ट्स ऑल्सो The body of insects also is light in weight and tapers at both the ends. अगर आपने इंसेक्ट्स की बॉडी देखी होगी तो वो भी काफ़ी हल्की होती है वज़न में, और दोनों तरफ यानी बॉडी के दोनों तरफ वो छोटी छोटी होती है, बीच में मोटी और छोटी छोटी दोनों एंड्स में होती है। They can fly with 2 pairs of wings and also walk with 6 stick-like legs. कीड़ों में क्या होता है, 2 पंखों से वो उड़ते हैं और उनके 6 पैर भी होते हैं। Bats can fly with the help of the patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. क्या होता है, जो बैट्स होता है, चमगादड़ होता है, उसके पटेजियम होता है, वो क्या होता है, ऐसी स्किन होती है जो सामने वाले लेग्स को और पीछे वाले लेग्स को कवर करती है। इस वजह से वो आसानी से उड़ सकता है। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया। अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कीड़े और बर्ड्स को आपने देखना है। ऐसे ही और कुछ आपको एडाप्टेशंस दिखते हैं क्या? एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अब जो सिरपटने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में आपको अभी पढ़ना है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप। अब आपने अगर स्नेक और सांप और अर्थवर्म देखा होगा तो वो धीरे धीरे रेंगते हैं, है ना। विच ऑर्गन्स डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग। अब धीरे धीरे चलने के लिए उनके पास पैर तो है नहीं, तो फिर वो कैसे चलते हैं? आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दिस पर्पस। और रेंगने के लिए उनके बॉडी में कुछ अलग से चेंजेस है? नोट एनी सच चेंजेस। Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. अब ये जो एनिमल्स है जैसे लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वो क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे सिरपटने के लिए, रेंगने के लिए। सिमिलरली दे शो अडेप्टेशन इन स्किन। उसी प्रकार उनका जो स्किन होता है उनमें भी कई प्रकार की अनुकूलता धीरे धीरे आती है। सोल्स ऑफ फीट, जो नीचे की चमड़ी होती है पैर की, वो भी अलग अलग होती है, बॉडी का कलर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड्स हैव क्लॉड टोज एंड थिन सोल्स whereas snakes have a scaly skin. अब अलग रेंगने वाले ही अगर हम एनिमल्स को देखें, जैसे छिपकली हो गई तो उसके कैसे नोकीले पैर नाखून होते हैं, और अगर वही आप सिरपटने वाला सांप ले लो तो वो कैसा होता है, उसके ऊपर कई सारे ऐसी स्केल्स होती है, है ना, छिलकेदार उसकी स्किन होती है, चमड़ी होती है। एडेप्टेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स। अब खाने को लेकर क्या अनुकूलता होती है एनिमल्स के बीच में, वो देखना है। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस। 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक जो घास फूस खाते हैं हर्बिवोरस, और एक वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। स्पेशल एडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजीली। हर एनिमल में कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसा होता है जो खुद की नीड जो है, खुद की ज़रूरत खाने की, वो फुलफिल करता है, पूरी करता है। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑफ ऑन न्यूट्रिशन। और आगे वाले कुछ चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेचुरल जियोग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो ये जो चैनल्स है टीवी के, उनमें वहाँ पे उन चैनल्स में जाके आप एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, उन चैनल्स को देखा करो टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड, मस्कीटोज, बटरफ्लाइज। ये जो एनिमल इन्होंने बताए हैं, ये भी एनिमल, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एनिमल्स के बारे में, वो भी आपने ज़रूर कलेक्ट करनी चाहिए अपने खुद के जनरल नॉलेज के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। अब जिस प्रकार हमने एडेप्टेशन का प्लांट्स का देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ एडेप्टेशंस दिए गए हैं। उन एनिमल्स को आपको बताना है और उनमें क्या अलग अलग है वो आपको बताना है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड भी किसकी होती है, जैसे इन्होंने शार्प टीथ का बताया है। नोकीले दांत शेर, सिंह का होता है। क्यों होता है? ताकि वो क्या करे, अपने शिकार की स्किन वो आसानी से फाड़ सके, है ना, ये उनका एडेप्टेशन है। और वही लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिग कौन से एनिमल्स का होता है? कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके नोकीली ऐसी चोंच होती है। क्यों होती है? ताकि वो फिशिंग कर सके, फिश पकड़ सके, है ना।
तो इस वजह से शॉर्ट बीक, छोटा बीक, छोटी चोंच होती है, जैसे छोटी सी चिड़िया हो गई, उसकी छोटी चोंच होती है, क्यों? ताकि वो फूड ग्रेन्स खा सके, है ना, तो वो उसका एडाप्टेशन है। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, अगर आपने कमेलियन देखा होगा तो उसका टंग कैसा होता है? स्टिकी होता है, लंबा होता है, क्यों? ताकि वो आसानी से इंसेक्ट्स को पकड़ के खा सके। लॉन्ग नेक, कौन से एनिमल की लॉन्ग नेक होती है? जिराफ, क्यों? ताकि अगर काफ़ी लंबा झाड़ है तो वो वहाँ तक उसकी हाइट उड़नी चाहिए, इसलिए उसकी लॉन्ग नेक होती है। ये सब चार्ट आपको फुलफिल करना है, फिलअप करना है। अडेप्टेशन फॉर ब्लीडिंग, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, अब अपने वातावरण में घुल मिल जाने की जो अनुकूलता है वो कैसी होती है वो अब देखनी है। वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासोफर्स, जैसे जो कलर्ड जो बटरफ्लाइज होती है हम उनको आसानी से हमें नहीं दिखते हैं वो, है ना। कई बार तो लिजर्ड जो होती है छिपकली भी नहीं दिखती है, और टिड्डे तो वो भी नहीं दिखते हैं। देखिए कैमोफ्लेज एमिड्स grasses, parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. वो क्या करते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ वहीं के कलर्स को वो खुद में डाल लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जैसे होता है ना कमेलियन भी अपना रंग बदल लेता है, गिरगिट भी अपना रंग बदल लेता है। उसी प्रकार ये सब एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे उनके कलर जैसा उनको जगह मिल गई वो वहीं पे रहते हैं। Changes that take place in the various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and to protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical condition are called adaptation. तो ये हो गई यहाँ पे adaptation की यानी अनुकूलता की प्रॉपर डेफिनेशन। यानी क्या कि जैसे ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो झाड़ पेड़ रहो या फिर कोई जानवर रहो, वो अगर आसानी से रह सकता है, खाना खा सकता है, अपनी पीढ़ियाँ तैयार कर सकता है, और उपजीविका उनको आसानी से अवेलेबल होती है, तो वो उस जगह को जिनमें वो आसानी से जी पाते हैं, ब्रीड कर पाते हैं और ख़ुद को अपने दुश्मन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह को और वहाँ के भौगोलिक कंडीशंस को कहा जाता है एडाप्टेशंस। ऑलवेज रिमेंबर, एडाप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। हमें हमेशा याद रखना है कि अनुकूलता ये एक दिन में नहीं होती है। इट इज़ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, ये हमेशा होती ही रहती है और धीरे धीरे होती है। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड द अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो आर द एडेप्टेशंस दैट ऑकर अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। जो पहले कुछ हज़ार साल पहले एनिमल्स थे और अब के एनिमल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, हवामान के हिसाब से ढाल लिया है उस वातावरण में। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी। तो ये जो विविधताएं हैं अलग अलग एनिमल्स की, प्लांट्स की, इनको हमने संरक्षित करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी है। चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट, स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडैप्ट देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। उन्होंने ये जो चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट थे वो बायोलॉजिस्ट थे, यानी वो बायोलॉजी वो उनका मेन सब्जेक्ट था। उन्होंने क्या पढ़ा, कई प्रकार के अलग अलग प्लांट्स और कई प्रकार के अलग अलग एनिमल्स की उन्होंने स्टडी की, और उनमें से वो स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या पता लगाया कि वही एनिमल या वही प्लांट, वही जीव जिंदा रह सकता है वो जो खुद को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी को क्या कहा जाता है? थियोरी। कौन सी थियोरी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली।
दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये उनका फर्स्ट प्रिंसिपल था। ओके, उसको हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, ये इनका पहला सिद्धांत था। If an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive, this change is preserved in the next generation. जो जैसा जीव है, अगर वही उसकी जो विशेषताएं हैं उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में आती है, तो इस थियोरी को बोला जाता है, दिस इज डार्विन्स सेकेंड प्रिंसिपल एंड इज द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इसको ये दूसरा सिद्धांत है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का, और इसको बोला जाता है नैसर्गिक चुनाव, कि वो खुद उस एनवायरनमेंट में ढाल रहे हैं खुद को। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब जो भी जीव है उनका भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, अब ये वर्गीकरण क्यों किया गया है, कई अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे अर्थ पे है ना, तो उनको आप कैसे पता करोगे ये कौन सा है ये कौन सा है, हर एक की इन्फॉर्मेशन की तो हर एक के पास नहीं होती है, इसलिए उनको वर्गीकरण उनका किया गया है। विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब ये वर्गीकरण कैसे किया गया है। It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. एक ही टाइम में आप अलग अलग जीवों के बारे में, उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में याद रखना हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट, तो ये जो वर्गीकरण होता है एनिमल्स और प्लांट, जो भी जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा रहे या फिर कोई जानवर रहे, उनका क्लासिफिकेशन करने की वजह से, वर्गीकरण करने की वजह से उनके बारे में आसानी से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारा टाइम लगा के ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग किया है। अ हायरार्की इज फॉर्म्ड in the classification that starts with kingdom Animalia or kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. अब ये जो वर्गीकरण है ये एक अनुक्रम से लगाते हैं, मतलब प्लांट है या एनिमल है तो वो कौन से किंगडम में जाएगा, वो जाएगा एनिमेलिया में, प्लांट है तो वो जाएगा प्लांटी में, ऐसे, और बाद में भी उनके सब ग्रुप होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कहा जाता है अनुक्रम में वर्गीकरण। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स बाय कार्ल लिन्नियस, ये क्या है, अब कुछ ना कुछ हर एक का नाम होता है, उसी प्रकार ये क्लासिफिकेशन में भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स यूज किए हैं। कैसे, वो अब देखते हैं। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद द नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। समझो आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, उनका एक का नाम कबीर है, एक का नाम किरण है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू ensure that others know which one of them you are talking about without any confusion? अगर आपको आसानी से उनके बारे में दूसरे और किसी को बताना है, आपके क्लास में के किसी स्टूडेंट को, तो आप कैसे बताओगे? वी वुड टेल द फुल नेम, द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम क्या करेंगे, कबीर या किरण का फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम, लास्ट नेम भी हम लेंगे, उनका नेम और सरनेम दोनों लेंगे। तो ऐसे ही होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें भी फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम या फिर लास्ट नेम होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हर जीव के बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। Accordingly, a scientific name has been assigned to each organism. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और उस साइंटिफिक नाम के भी 2 पहलू होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज द स्पीशीज। फर्स्ट पार्ट में वो कौन से जीन्स का है या फिर कौन सी जाति का है, और सेकेंड पार्ट में स्पीशीज यानी कौन सी प्रजाति है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार एक साइंटिफिक नेम होता है कोई भी जीव का,
All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of International Code of Nomenclature. ये एक इंटरनेशनल कोड होता है नाम रखने का जीवों का, जिसके गाइडलाइन के हिसाब से ही उनके साइंटिफिक नाम रखे जाते हैं। और हर जीव का जो भी ढूंढा गया है इस पृथ्वी पे, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम ज़रूर है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitat and habits, they can reproduce among themselves and form new individuals like themselves. अब इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारी जाति प्रजातियां हैं, उनके अलग अलग कलर्स है जीव के, वो अलग अलग हाइट वेट सब अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो अपने जैसा ही दूसरा जीव तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। जो भी पालतू जो बिल्लियाँ होती है वो एक ही प्रकार की होती है, एक ही जाति की होती है। द सेम इज़ ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एक्सेट्रा। अब जो भी पालतू जानवर होंगे वो उसी कैटेगरी में आ गए, डोमेस्टिक वाले। ओके, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा, ये भी प्लांट्स का भी उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड एनिमल, ये आर क्लासिफाइड बाय द बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब नीचे कुछ ऐसे जीव के नाम दिए गए हैं और उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, वो देखते हैं। लिविंग थिंग्स, डॉग है, उसका साइंटिफिक नेम है कैनस लुपस फैमिलियारिस। और काउ का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस टॉरस हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है जासवंद का फूल जो होता है उसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। जवार, जो लोग भाकरी खाते हैं जवार की, उनको पता है जवार कैसा होता है। जवार प्लांट में उगता है, ग्रेन होता है, उसका साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर। तो ऐसे अलग अलग नेम है, हम जो नाम यूज़ करते हैं वो अलग और साइंटिफिक नेम होते हैं वो अलग होते हैं। और देखो दो पार्ट, हर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है साइंटिफिक नेम में, दो पहलू है ही इनके साइंटिफिक नेम के। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन द क्लास। आप और भी कुछ लिविंग थिंग्स के ऐसे ही साइंटिफिक नाम पता करो और अपने अपने क्लासमेट से डिस्कस करो। 29th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। हर साल 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। जो मेंढक होता है उसको बचाने के लिए ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मेंढक को मारना या फिर उसको कुछ भी हानि पहुंचाना अभी ये बैन हो चुका है। ओके, तो ये आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी जो वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगल की जो लाइफ होती है उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये एक नया कायदा कानून ने ऐड किया है। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट लेसन हो गया है ख़त्म। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।